दोस्तों, मैं भारती आज फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। तो आज मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो ये कहानी है वो है 2000 वर्ष पुरानी। तब जब 2000 वर्ष पूर्व भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य मगध का साम्राज्य था। अब हम बोलते हैं, कभी से हम सुनते आ रहे, तब हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे, सिकंदर महान, सिकंदर ने जीता पूरा जग। और जहाँ बात आती है राजा पोरस की, तो बहुत ही कम लोग जानते हैं उनके बारे में। तो हम आज जानेंगे कुछ फैक्ट सिकंदर के बारे में और पोरस के बारे में। तो ग्रीस, जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि आजकल कितनी पश्चिमी लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, तो ग्रीस से के प्रभाव में लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है कि पश्चिम जो कहता है पूरी दुनिया उसे आंख बंद करके मानती है। मगर कुछ भारतीय, कुछ ईरानी, कुछ चीनी इतिहास के नज़रिए से अगर हम देखें तो सिकंदर की छवि कुछ और ही निकलती है। जैसे कि सिकंदर क्या था, सिकंदर को महान हम क्यों बोले? जिसने अपने यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन को हथियाने के लिए क्या किया? अपने भाइयों को मारा। क्या वो महान था? या फिर जिसने विश्व विजेता बनने के ख्वाब में ईरान पर आक्रमण किया, फिर गोरदियास को जीता, उसके बाद टायर को नष्ट किया, वो इतना क्रूर था कि उसने बेबीलोन को जीतकर पूरे राज्य में आग लगवा दी। तो वो महान कैसे हो सकता है? फिर वो जो सिकंदर महान था, फिर वो भारत की तरफ देखता है। जब उसने टायर को नष्ट किया, उसके बाद क्या होता है? टायर को नष्ट करने के बाद फिर वह अफ़गानिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान पड़ता है, अफ़गानिस्तान को रोनता हुआ इधर भारत की तरफ आता है। तो वह स्टार्टिंग में कुनार, सवात, इन सब पर आक्रमण करता है। उसके बाद वो जाता है ये झेलम और चिनाब, इधर तक आ जाता है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो है झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब में राज करता था कौन? सम्राट पोरस। अब सम्राट पोरस कौन था, आइए नज़र डालते हैं इसके ऊपर भी। पराक्रमी राजा पोरस, जिन्हें पूर्व प्रवर्तक या पूर्ववासा नाम से भी जाना जाता, वे सिकंदर महान से लोहा लेने के लिए आज भी जाने जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है पोरस महान। इनका कद था 7.5 फीट, जो कि अपने आप में ही महानता को दर्शाता है। 7 फीट ऊंचा ये भाला रखते थे। पिता बमनी, माता अनुसुईया थी। 340 से 315 ईस्वी पूर्व तक का इनका काल था। साम्राज्य इनका था पंजाब से झेलम, पंजाब में जो झेलम है उधर से, और चिनाब तक, जैसा कि मैंने अभी आपको मानचित्र में दिखा दिया है, जो कि अभी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वर्तमान में, वहाँ पर है झेलम से चिनाब तक। पोरस एक कुशल योद्धा, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुशल योद्धा था। लेकिन कुछ इतिहासकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पाश्चात्य शिक्षा को इतना फॉलो करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने महान योद्धाओं को भूलते जा रहे हैं। अभी मैं आपको चंद्रगुप्त के बारे में बताऊंगी, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त। उन्होंने भी क्या महानता दर्शाई, या फिर वो कायर थे, पोरस कायर था, सिकंदर कायर था, आखिर क्या रहस्य था इस सब चीज़ों का, तो हम इसको भी जानेंगे। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि देशभक्त नहीं था कुछ, लेकिन जो राजा पोरस है उसके बारे में कुछ ठोस साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो कुछ मिलते हैं वो गृह साक्ष्य ही हैं, इसलिए इनकी वंशावली के बारे में स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार इन्हें चंद्रवंशी राजा ययाति, कुछ तो इसे महाभारत वाला ययाति मानते हैं। तो ययाति के बेटे पैरवा वंश से जोड़ते हैं। इनका उत्तराधिकारी मल्लकेतु था, जो पोरस के भाई का पोता था, क्योंकि इनका जो बेटा था वो तो झेलम नदी के पास, जो झेलम नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, जो मैंने मानचित्र में दिखाया, वहाँ पर सिकंदर की सेना से युद्ध करते हुए मर गया था। ठीक है, तो अब ये युद्ध कौन सा था? तो ये युद्ध था हाइड्स-पैश युद्ध, जो कि 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाश्चात्य जो किताबें उनके हिसाब से माना जाता है कि इसमें सिकंदर जीता था, लेकिन सिकंदर जीता था या नहीं जीता था, इसके बारे में भी मतभेद हैं, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि इनके बीच में संधि हो गई थी। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर जब सिकंदर के दिमाग में जो पूरा विश्व विजेता बनने का जो इतना बड़ा ख्वाब था, अगर वो उसको जीत लेता तो वो क्या मगध से आगे नहीं बढ़ता? अगर वो पोरस से जीत जाता तो क्या वो भारत में और तबाही मचाने के लिए अंदर नहीं घुसता? जैसे कि आगे जाके गजनबी और ये खलजी आए थे, इनकी तरह क्या वो तबाही नहीं मचाता अगर पोरस हारा होता? तो सिकंदर ने जब अपने ही भाइयों, अपने रिश्तेदारों का खून बहाया था, तो वो पोरस को क्यों छोड़ता? क्योंकि इसके ज़्यादा साक्ष्य हमें पश्चिमी ग्रंथों से मिलते हैं, तो दुनिया उन्हें ही गाती है, तो हम भी उन्हें ही गाएंगे कि हाँ भाई, सिकंदर तो महान था, वही जीता था। तो अगर ऐसा होता कि पोरस हार गया होता, तो ये जो है सिकंदर मगध तक आ पहुँचता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दिल्ली सल्तनत का क्या पता क्या होता, मुगल आते या नहीं आते, इसके बारे में भी भगवान ही जानता। फिर अगर सिकंदर आ जाता तो सिकंदर को ईरानी करती शाहनामा। अब शाहनामा में विदेशी क्रूर राजकुमार माना है, क्योंकि पिता की मौत के बाद सौतेले चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा, फिर विश्व को जीतने की महत्वाकांक्षा रखने लगा। फिर उन्होंने ईरानियों से जो दुश्मनी थी उससे उनको हराया, फिर पारसी राजा को
पराजित किया, फिर विश्व विजेता कहलाने लगा। ईरान से आगे भारत में कुनात, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुनात, सना, सवात, बुन्नेर, पेशावर में, मत्सांगा में तो महिलाओं ने युद्ध किया था। उनसे भी ये इतना धूर्त था कि इसने क्या किया, रात को उनके जो तंबू वगैरह थे उन पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण कि उधर की जो जितनी भी लेडीज़ थी, बच्चे थे, सबको तलवार से काट दिया और आग लगा दी। इतना धूर्त था ये। तो इटली तक जाए हम, हमारे खुद के सोच नज़रिया भी यही होना चाहिए कि ये क्रूर था और इसने धूर्तता के बल पर ही युद्ध जीते थे और इसका विश्वास भी यही था कि ये धूर्तता के बल पर ही युद्ध जीतना जानता था। लेकिन जहाँ बात आती है पुरु की, ये देखिए, ये इसकी धूर्तता को दर्शाता है कि कैसे ये जानवर को मार रहा है, नोच रहा है। एक और था पुरु, जिसे अपनी हस्त सेना यानी कि हाथियों की सेना पर पूरा भरोसा था। तो सिकंदर जब झेलम नदी पार कर रहा था, जो मैंने आपको मैप में दिखाई, तो उस नदी में उस टाइम पे बाढ़ आ गई थी और बुरी तरह से वो फंस गया था। आगे खड़ी थी सिकंदर की सेना। चलो ठीक है, इसके बाद हम एक और पन्ना खोलेंगे जिसमें एक अलग ही दोराहा निकलता है, जहाँ एक और पाश्चात्य शिक्षा हमें बताती है कि सिकंदर इतना महान था, कभी नहीं हारा। वहीं मैं एक और पन्ना खोलने जा रही हूँ जिसमें इतिहास में पुरु की सेना ने, जैसे कि पुरु की सेना में गज सेना थी, अनदेखे हथियार थे जो यवन की सेना ने कभी देखे ही नहीं थी। तो पुरु ने यवन की सेना के छक्के छुड़ा दिए और उसके भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े का नाम उसका था बुक की फाइल्स को अपने भाले से मार दिया। सिकंदर नीचे गिर गया, सामने पुरु तलवार लेकर खड़ा हो गया। लेकिन अब हमारे जो आर्य राजा थे वो निशस्त्र पर कभी भी वार नहीं करते थे, निहत्थे पर, वो उनके धर्म के खिलाफ था। तो तब जैसे ही वो एकदम से जैसे अटेंशन करता, तभी उसका अंगरक्षक उसको उठा के लेके गया और वहाँ से भाग गया। रास्ते में अब क्या हुआ, रास्ते में उसको ऐसे स्थान से होकर निकलना पड़ा जो बहुत ही कठोर था। वहाँ पर जो सिंधु, उसको जब वो अफगानिस्तान की तरफ वापस जा रहा था, यानी कि अपने यमन की तरफ, तो उसे सिंधु नदी का रास्ता चुना जो छोटा और सुरक्षित था। जाते समय उसे खतरनाक, आते टाइम तो सिंधु नदी से आया था, लेकिन जाते समय उसे खतरनाक रास्ते से गया जो हरियाणा से पड़ता था, जो आज का हरियाणा है भारत में, वहाँ से। तो वहाँ जब वो पहुँचा, जो आज का सोनीपत है, उधर वो पहुँचा, तो सिकंदर का सामना जाटों से हुआ। जाट उन्होंने क्या किया कि एक ये भी, जैसे कि हम अपने हिसाब से, जैसे कि जाटों ने उसको भाला मार दिया और उस भाले से गंभीर रूप से घायल होकर गंधार में वह मर गया। और जहाँ जाटों का एरिया ख़त्म होता है वहाँ बोलते हैं कि वो मर गया। लेकिन यवनी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में प्लेग की बीमारी से मरा था। इसके मरने के पीछे भी अलग अलग साक्ष्य है, जैसे कि एक तो हम अपने, जैसे कि मैंने अभी भारतीय इतिहासकारों के अकॉर्डिंग बताया कि इसका सामना जाटों से हुआ था। वहीं मैंने आपको यवनी इतिहासकारों के बारे में बताया कि हाँ, प्लेग की बीमारी से। आप याद कीजिएगा 8-9 क्लास में भी हम यही पढ़ते आए कि सिकंदर की मौत 326 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में प्लेग की बीमारी से हुई है। कुछ लोग बताते हैं कि इनको कैंसर था, थ्रोट कैंसर था। इथियोपिया महाकाव्यों का संपादन करने वाले EAWLU बैज लिखते हैं कि सिकंदर ने पुरु को संधि का आग्रह किया, जिससे पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। वह सिकंदर ने भी पोरस को अन्य देश जीतने में उनकी मदद की। तो यही जो कारण है जिसमें पोरस को देशद्रोही कहते हैं। लेकिन जैसा कि हम टीवी में भी देखते हैं और जैसे कि बुक्स में भी देखते हैं, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर के साथ संबंध नहीं थे? क्या वो कभी नहीं मिला था? क्या उसने उसको न्योता नहीं दिया था नंदवंश के, जब नंदवंश से वो युद्ध कर रहा था तब क्या सिकंदर से उसने पत्राचार नहीं किया था? अगर इथियोपियाई महाकाव्यों के अकॉर्डिंग अगर पोरस को देशद्रोही कहना मान्य है, तो हम वहीं चंद्रगुप्त मौर्य को भी देशद्रोही कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब एक दियोदोरस लिखते हैं कि हाथियों में अपार बल था, जिसके कारण सैनिक, जो यूनानी सैनिक है, मारे गए, जिसके कारण कि वो जो ये थे सिकंदर, ये भाग गए थे और ऐसे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी दियोदोरस भी इसी चीज़ को दोहराते हैं। प्लूटार्क लिखते हैं कि जो युद्ध में यूनानी सेना थी 8 घंटे तक लड़ी थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इट मीन्स सिकंदर हार गया था। लेकिन जैसा भी हो, कैसे भी हो, सिकंदर जो कि उसने दुनिया जीती थी और पाश्चात्य शिक्षा के अनुसार वो कभी हारा नहीं था, तो उसकी भी मौत तो हुई, लेकिन वो स्पष्टता है नहीं कि कैसे क्या हुआ। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने 3, जो मृत्यु से पहले उसकी 3 जो इच्छाएं थी, वो क्या थी कि जो उसका जब वो मर जाएगा तो उसका ताबूत हकीम उठाकर चलेंगे, जिससे कि दुनिया को ये पता चले कि जो बीमारियों का हल करते हैं जो हकीम, वो भी जब मरने वाले की मृत्यु आती है तो वो भी उसे नहीं बचा सकते, यानी कि मृत्यु तो आकर ही रहती है। और दूसरी इच्छा ये थी कि जब उसकी मौत हो, तो जब उसका ताबूत जा रहा हो, तो उसके रास्ते में जितने भी उसने जो वो दौलत इकट्ठी की है, वो सारी रास्ते में फेंक दी जाए, ताकि सब लोगों को पता लगे कि इसने इतनी ये कमाई है, लेकिन ये इसके साथ नहीं जा रही, इधर की इधर ही रह रही है ये दौलत। नंबर 3, उसके जो दोनों हाथ है वो ताबूत से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि सबको ये पता लगे कि आदमी कितना भी कमा ले, वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। ये इसके पीछे फैक्ट थे। अब उसने, कुछ लोग बोलते कि उसने जो है
उस पर भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो कुछ लोगों का मानना है कि जब उसने गोरदियास को जीता, फिर टायर को नष्ट किया, तो कहीं ना कहीं बोलते कि टायर के राजा ने ना उससे भारतीय राजा से मदद मांगी थी। कुछ नाम उसमें है नहीं, तो सिकंदर को लगा कि हाँ भाई उधर से ऐसे मदद आई, लेकिन जब तक पोरस की मदद पहुंचती वो ऑटोमेटिकली हार ही चुके थे सिकंदर से। तो वो उनके वैसे भी उसने कुछ हेल्प तो की नहीं थी, लेकिन उसको ये लगा कि हाँ भारत में इतना वो है कि मुझसे वो करेगा, तब वो भारत आया था। लेकिन एक इतिहासकार है कार्तियास, वे लिखते हैं कि जब सिकंदर अपने दल के साथ आगे बढ़ा तो उसने एक साधु जो योग में खोया हुआ था उससे पूछा कि हे साधु, मुझे बताओ कि जो एक जड़ी बूटी है, सिकंदर को लगता था कि भारत में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसे लेकर भारत के लोगों की आयु बढ़ जाती है, यानी कि वहाँ के लोग आयु से ज़्यादा जीवित रहते हैं। तो उसने पूछा साधु से कि वो जड़ी बूटी कहाँ है, तो साधु ने बताया कि कौन सी जड़ी बूटी, तुम, और अगर मैं बता भी तो तुम क्या दोगे, तो बोला मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूँगा। तो इस पर साधु ने बोला कि अगर मैं बोलूँ तुम एक रेगिस्तान में खो जाओ और अगर मैं आपको एक गिलास पानी दूँ तो आप उसके बदले में मुझे क्या दोगे, तो बोला मैं तुम्हें आधी दे दूंगा। लेकिन उसने बोला, साधु ने बोला कि अगर मैं फिर भी ना दूँ तो सिकंदर बोला कि मैं आपको पूरी अपनी दौलत दे दूंगा एक गिलास पानी के, क्योंकि मैं बिना पानी के नहीं रह सकता। तो इस पर साधु ने कहा कि तो फिर आप पानी के बदले अपनी पूरी जायदाद या दौलत दे सकते हो, तो एक तुझसे एक गिलास पानी के ऊपर जो आपने पूरी उम्र कमाई, तो मृत्यु भी तो आनी ही है, तो आप क्यों ना मृत्यु मतलब कि मृत्यु से मुख क्यों मोड़ रहे हो। उसने साधु ने उसकी आंखें खोली कि मृत्यु भी आनी है और ये वैट का घमंड ना करें। वही हम बात करते हैं पोरस की मृत्यु की। तो जैसे कि सिकंदर की मृत्यु के पीछे अलग अलग साक्ष्य हैं, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग कथाएं हैं, वैसे ही पोरस की मृत्यु की बात की जाए तो उसमें कोई बताता है कि विष कन्या के कारण, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था चाणक्य, उसे ये लगता था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य से भी आगे ना निकल जाए, तो उसने विष कन्या को भेजा था, जिसके चलते उसने मतलब पोरस को मार दिया था। तो कोई जो इसका सिकंदर का जनरल था नियास को उसकी मृत्यु का कारण मानता है। तो ऐसे ही सम्राट पोरस की मृत्यु के बारे में भी कुछ साक्ष्य अच्छे से हमें मिलते नहीं हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे पोरस की मृत्यु हुई, कैसे सिकंदर की मृत्यु हुई, क्या वो थ्रोट कैंसर था या प्लेग था या फिर जाटों ने उसको मारा, और कैसे पोरस की मृत्यु हुई। तो कैसी लगी महान पोरस की कहानी, आप किसको महान कहेंगे, सम्राट पोरस को या फिर महान सिकंदर को कहेंगे। पोरस को कहीं से देशद्रोही तो नहीं माना जा सकता। अगर पोरस को देशद्रोही कहेंगे तो हम दूसरे राज्यों को भी देशद्रोही कहेंगे, जैसे कि गंधार, तक्षशिला और आम्बी, जिसे मतलब सिकंदर से लड़ने से पहले ही उन्होंने अपने घुटने रख दिए थे, यानी कि वो लड़े भी नहीं थे। एटलीस्ट पोरस ने ट्राई किया, अगर वो जीता हारा कुछ मैं ये नहीं बोली वो जीता ही था, लेकिन उसने इतना बड़ा युद्ध लड़ा है तो उन्होंने तो ये काम भी नहीं किया, और फिर वो उसको देशद्रोही कह रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उसने अगर भारत में सभी राज्य मिलकर इकट्ठे होकर मतलब एकता के बल पर लड़ते तो भारी ताकतों का इतना था ही नहीं कि वो भारत में आ पाती। वो अपने अपने छोटे राज्यों में ही इतने संतुष्ट थे, ये वही उनके लिए देश था। पूरा जो हिंदुस्तान था या भारत था या कुछ भी जब उस जम्बूद्वीप था, कोई भी नाम था, उनके लिए वो मायने नहीं रखता था। उनके लिए अपना अंडर में ही जो चीज़ थी वही उनके लिए देश था। तो जब अगर हम पोरस को देशद्रोही करेंगे तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य को भी देशद्रोही कहना पड़ेगा, हमें वहीं जब कनिष्क था उसको भी देशद्रोही कहना पड़ेगा। जितने भी महान शासक हुए हम उन सबको देशद्रोही कहेंगे अगर पोरस देशद्रोही था तो बताइए कैसी लगी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।